दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र से करीब 200 क्वेश्चन बनते हैं और ये 200 क्वेश्चन आपको मैं 50 मिनट के अंदर अंदर आपको न केवल याद करा दूंगा, ये आपके दिमाग में 50 मिनट में सदैव के लिए ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जिस तंत्र का अर्थात जिस बेसिन का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? गंगा नदी तंत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि इसमें हम गंगा को पढ़ेंगे, गंगा के बारे में बात करेंगे और प्लस सहायक नदियों के बारे में दो बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले जब गंगा के बारे में बात करेंगे तो गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई नदियों के छोटी छोटी धाराओं से मिलाकर गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा का निर्माण जब उत्तराखंड में होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कब इसका गंगा नाम होता है, इसके पहले कहाँ पे मिलती है, कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखते हैं गंगा उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचती है और बांग्लादेश से ही क्या है, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस दौरान वो क्या क्या निर्माण करती है, कौन कौन से बिंदु बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे उसकी सहायक नदियों के बारे में। और जब हम इसकी सहायक नदियों को बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ दो तरीके की दिखाई पड़ती हैं। पहली, गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और दूसरी हैं गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। दोनों नदियों की तरफ से यानी गंगा के दोनों तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। जब हम गंगा के बारे में दाएं तट से बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के बारे में देखेंगे। यमुना के बारे में, सोन के बारे में और दामोदर के बारे में। जब हम यमुना के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन के बारे में बात करेंगे। जितनी भी जहाँ से जिसकी जो उद्गम है उन सारे बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और जब चंबल के बारे में बात करेंगे तो चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, बेतवा की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, केन के उद्भव के बारे में बात करेंगे, फिर सोन के उद्भव के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, फिर दामोदर के बारे में बात करेंगे और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यमुना को छोड़कर ये सारी नदियाँ ज़्यादातर कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप पीछे की क्लास में या पीछे की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ टाइटल पड़ा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम बात करेंगे गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। और जब गंगा के बाएं तट से जो नदियाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर हिमालय से निकलते हैं। हिमालय में उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हो गई, वहाँ से निकलती हैं। इनमें कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? जैसे रामगंगा, उसके बाद गोमती, फिर बात करेंगे गोमती के बाद बात करेंगे काली नदी, काली नदी के बाद बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में, फिर बात करेंगे
गंडक नदी के बारे में, कोशी के बारे में और बाद में महानंदा के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र में हम इन सारे बिंदुओं के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना है तो आज आपको 200 से अधिक क्वेश्चन हम यहाँ से पूरे कराएंगे, वो भी 50 मिनट में, क्योंकि अब तक आप लोगों ने करीब 6 मिनट पूरा कर लिया है और आज इस 50 मिनट में आपको संपूर्ण गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गंगा के बारे में देखते हैं कि गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलकर कौन से प्रयाग बनाती हैं, इन सारी नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, गंगा नदी तंत्र का एक छोटी सी नदी है धौली गंगा। पूछा जाता है धौली गंगा कहाँ बहती है। तो धौली गंगा एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ का बहुत बड़ा जमाव है, और ये क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत आएगा, और हिमालय में ये क्षेत्र पड़ेगा उत्तराखंड में, और यहीं से गंगा नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, और इसी के पश्चिम में एक ग्लेशियर है और यहीं से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा सतोपथ हिमनद से निकलती है। इसका नाम क्या है? सतोपथ हिमनद। और जब सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है तो यहीं पे पड़ता है बद्रीनाथ। कौन सा नाथ? बद्रीनाथ। अब देखिएगा क्वेश्चन फिर बनता है, बद्रीनाथ में किस देवता की मूर्ति है? तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको बहुत लोग शिव बता देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। किस स्थल से निकलती है? सतोपथ हिमनद से। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे। और जब अलकनंदा और धौली गंगा मिल जाते हैं तो ये क्षेत्र कहलाता है जोशीमठ, और या इसी को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। तो ये दो चीजें हो गई। अब प्रश्न फिर यहां से बनता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। तो आपके 10 क्वेश्चन केवल यहीं पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब ये आगे नदी बढ़ती है तो इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, और इसी के दक्षिण से एक पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ़ का पिघलाव यहाँ से जब निकलती है एक नदी, और इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो पूछा जाता है कौन सा प्रयाग बनता है? तो इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। आप लोग क्वेश्चन गिनते जाइएगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक नदी दक्षिण से, और चूँकि ये पूरा उत्तराखंड का एरिया है तो यहाँ बड़ी मात्रा में पहाड़ हैं, और पहाड़ में बर्फ़ जमती है, और बर्फ़ से क्या होता है? उनका बर्फ़ पिघलती है, और वही बर्फ़ पिघल के आगे नदियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है
पिंडार नदी है। और पिंडार नदी किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। इस नदी का क्या नाम है? पिंडार। अब प्रश्न पूछा जाता है पिंडार नदी कहाँ बहती है? तो पिंडार नदी उत्तराखंड में बनती है। पिंडार नदी और अलकनंदा मिल के कौन सा प्रयाग बनाते हैं? तो इस प्रयाग का नाम है कर्णप्रयाग। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन लगातार क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद इसी ग्लेशियर से एक नदी बहते हुए आती है और इस नदी का नाम है ये मंदाकिनी। मंदाकिनी। और ये कहाँ से निकल के आती है? ये केदारनाथ होते हुए आती है। कौन सा स्थल है? केदारनाथ। तो ये पूछा जाता है केदारनाथ किस देवता के लिए मंदिर समर्पित है? तो केदारनाथ भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो एक केदारनाथ होते हुए कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिल जाती है तो ये कौन सा प्रयाग बनाते हैं? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, यहाँ पे बद्रीनाथ थे, तो जब धौली गंगा से मिली तो बद्रीनाथ विष्णु के लिए है, तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। और केदारनाथ शिव के लिए कहा जाता है, तो रुद्र भी शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सा प्रयाग बन गया? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद एक गंगोत्री हिमनद है। कौन सा? गंगोत्री हिमनद। इसकी ऊंचाई लगभग 3900 मीटर समुद्र तल से है। और 3900 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थल है गौमुख। और गौमुख से ही ये नदी क्या है? निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और जब भागीरथी नदी, देखिएगा, ये नदी अलकनंदा ही कहलाएगी। कौन सी? अलकनंदा। 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। जितने शब्द उतने क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये कहलाएगा देवप्रयाग। अब ये आपस में मिल के भी क्वेश्चन बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इनके मिलान बिंदु को पूछा जाता है। तो जितने शब्द उतने को उतने से ही गुणा करिए, तो इसमें 40 क्वेश्चन से कम नहीं बनेंगे। फिर भी और जब अलकनंदा और ये नदी गौमुख से ये भागीरथी निकलती है। भागीरथी। और जब गौमुख से भागीरथी निकल के अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पर? देवप्रयाग। तो इसी के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। पूछा जाता है गंगा का निर्माण किन 2 नदियों से हुआ है? कहाँ पे इनको गंगा कहा जाता है? तो जहाँ सारे देवता मिल गए वहीं क्या कहलाता है? गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग क्या है? सारे देवता मिल गए तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग से क्या कहलाते हैं? गंगा कहलाते हैं। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद ये पहुंचती है, ऐसे कर्व बनाती है, और कर्व बना के ये पहुंचती है ऋषिकेश। ऋषिकेश। और ऋषिकेश से कहाँ पर पहुंचती है? हरिद्वार। कहाँ पहुंच जाती है? और हरिद्वार। और हरिद्वार से ही गंगा कहाँ जाती है? मैदानी क्षेत्र में। हरिद्वार से ही गंगा कहाँ जाती है? मैदानी क्षेत्रों में।
हरिद्वार से फिर ये गंगा आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है? कन्नौज पहुँचती है। कन्नौज के बाद फिर आगे कानपुर से रायबरेली और फतेहपुर की सीमा बनाते हुए प्रयाग, इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद से वाराणसी, ये प्रमुख शहर हैं जहाँ पर ये पहुंचती है। वाराणसी से फिर आगे बहती हुई बलिया अंतिम जिला पड़ता है, जिसके बाद गंगा नदी कहाँ पहुँच जाती है? बिहार पहुँच जाती है। और बिहार में छपरा, फिर पटना के बाद मुंगेर के बाद फिर ये झारखंड की सीमा बनाती है। और झारखंड के बाद फिर ये पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। और पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक भाग पश्चिम बंगाल होते हुए कोलकाता नदी बन कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसका नाम है यहाँ पर हुगली। क्या नाम है? हुगली। और इसका दूसरा भाग पहुँच जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में ये नदी जब पहुँचती है तो इसका नाम होता है पद्मा। फिर आगे चांदपुर पड़ेगा। चांदपुर के पास एक नदी जो चेरापूंजी से पानी लेके आती है, बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जानी जाती है। और यह वहाँ पर इसी में यानी पद्मा में मिल जाती है। और इसी के आगे यानी चांदपुर के नीचे ये मेघना के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से मेघना, अर्थात मेघ। जब बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है तो किसके नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। तो इस तरीके से आपके इतने में ही करीब 60-70 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक सेकंड। अब हम बात करते हैं गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। अब समस्या ये है कि कौन सा हम दायां माने, कौन सा बायां। तो गंगा जिस दिशा में बहती है, बेस धारा में आप खड़े हो जाइए और गंगा के और जिस दिशा में बहती है, जिधर को बह रही है उधर को ही मुँह कर लीजिए, उधर की तरफ जाना है। जो आपका दाहिना पड़े वो दायां हो जाएगा और जो उसका बायां पड़े, आपका बायां पड़े, वो नदी का बायां हो जाएगा। अर्थात इस नदी का दाहिना तट ये पड़ेगा और बायां तट ये पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है। तो दोस्तों उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। अब प्रश्न फिर वही है, यमुना कहाँ से निकलती? उत्तराखंड से। कितनी ऊंचाई से निकलती है? तो ये जान लीजिएगा गंगा के से अधिक ऊंचाई से निकलती है। क्योंकि हमारा लोगों का जो मनोवैज्ञानिक फिगर बनता है वो ये बनता है कि गंगा सबसे ऊंचे पर निकलती है। नहीं, यमुना सबसे ऊंचे से निकलती है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6316 मीटर है। कितना? 6316 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और इस ग्लेशियर का क्या नाम है? यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। कितनी ऊंचाई से? 6316 किलोमीटर। और यहीं पे जो स्थल पड़ता है बंदर पूंछ, यानी बंदर की पूंछ, बंदर की पूंछ। तो चूंकि यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत अधिक थी तो बंदर पूंछ कहा गया। यहीं से ये नदी निकलती है। इतने में ही 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 2 3
4, 5 और ये 6, कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाए। और जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो आगे पहुंचती है दिल्ली में। कौन सी नदी? यमुना नदी। कहाँ पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद इसकी दिल्ली फिर आगे पहुंचती है मथुरा, फिर आगे आगरा, फिर हमीरपुर, हमीरपुर से फिर ये प्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है। तो आपको कई प्रयाग मिले, विष्णु प्रयाग पहला, नंद प्रयाग दूसरा, कर्ण प्रयाग तीसरा, रुद्र प्रयाग चौथा, पांचवा देव प्रयाग और छठवां प्रयाग। तो लगभग 6 प्रयाग बनाते हैं। अब बात करते हैं यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें सबसे पहली नदी है हिंडन। और हिंडन ये करीब मेरठ के आसपास से निकलकर ये दिल्ली के पास गाजियाबाद होते हुए मिल जाती है। इसका नाम क्या है? हिंडन। और आपको पता है कि हिंडन भारत की प्राचीन नदियों में स्थलों में से माना जाता है। यमुना के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में कौन सी हो गई? हिंडन हो गई। फिर अगली है रिंद, फिर सेंगर और अगली है वरुणा। तो इस तरीके से यमुना के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये यमुना के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हो गई। अब हाँ, बात करते हैं यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियों की। और यमुना के जब दाएं तट से नदियों के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। और विंध्य पर्वतमाला एक लंबी श्रृंखला के रूप में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए ये कहाँ तक पहुँची? बिहार तक पहुँची है। तो ये पर्वतमाला जब मध्य प्रदेश में, विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में पहुँचती है तो यहीं पर एक स्थल पड़ता है महू, MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार पड़ता है। और महू कौन सा स्थल है? ये वही स्थल है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और महू जिले से में विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। और जब चंबल नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से? विंध्य पर्वतमाला से। तो यहाँ पर ये कई बीहड़ों का निर्माण करती है, क्योंकि चंबल जहाँ से बहती है मिट्टी का कटाव इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर 3 डैम बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है गांधी सागर। और गांधी सागर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। गांधी सागर। फिर अगला है, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। फिर है जवाहर सागर, ये राजस्थान में पड़ेगा। और एक और डैम है, इस डैम का नाम है राणा प्रताप सागर। क्योंकि ये नदी जब विंध्य पर्वतमाला से निकल के आती है, ये अपने साथ मिट्टी का कटाव बहुत करती है, यानी बीहड़ का निर्माण करती है। अगर बीहड़ की वास्तविक स्थिति समझना चाहें तो जैसे ये 1 बीघे खेत आप ले लीजिएगा और इसका एक कॉर्नर पे, इस कोने पे ढाल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जब बरसात का पानी ऐसे ऐसे करके कटान बिंदु बना देगा अगर ढाल है।
तो इसी तरीके का ये नदी बनाती है। और ये चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। कौन कौन से हैं? MP, राजस्थान और यूपी, ये तीनों जगह जो है चंबल नदी बहती है। ये नदी बीहड़ का निर्माण करती है, यानी उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि का मतलब क्या है? उत्खात भूमि का मतलब है खंडरों को निर्माण करती है। तो यह स्थल डाकुओं के छिपने के लिए बड़ा अनुकूल माना जाता है। तो ये चंबल नदी जो है ये आगे चल के कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो ये नदी चंबल के बारे में ऐसे करके आके यमुना में मिल जाती है। और जब ये यमुना में मिलती है तो इसकी कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में भी जान लें। इसकी सहायक नदी है दोनों तरफ की सहायक नदी, यानी एक तो बाएं तरफ की सहायक नदी और दूसरी दाएं तरफ की सहायक नदी। सबसे पहले देखते हैं बाएं तरफ की सहायक नदी। देखिएगा दोस्तों, इधर है अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है बनास। बनास चंबल की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। क्षिप्रा भी यहीं पर उज्जैन के पास पड़ता है। इसकी अन्य सहायक नदियों में जो चंबल के दाईं तरफ से मिलती हैं, जिसमें से गंभीर हो गई, सिप्रा हो गई, परान हो गई, पार्वती हो गई। पार्वती, परवान हो गई, सिप्रा हो गई और गंभीर हो गई। तो इस तरीके से कई सारी नदियाँ कहाँ से? विंध्य पर्वतमाला से निकलती हैं और इधर बहते हुए कहाँ पर आ जाती हैं? यमुना में मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस नदी को देखिएगा, ये बहना चाहिए उधर की तरफ, बह रही इधर को। तो इसी के कारण चंबल नदी को परावर्ती नदी कहा जाता है, अर्थात पलट के बहती हैं दूसरी दिशा में। चंबल ही नदी नहीं है, और भी कई इसकी सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी जो है अपने तटों पर आराकार दांतों का निर्माण करती हैं, यानी ये नदी बहती है इस दिशा में, तो ये देखिएगा आरे के आकार की ये निर्माण कर रही हैं। इस तरीके का मार्ग बनाती है। कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी इस तरीके से आगे बढ़ती है। उसके बाद चंबल के बाद यमुना की अगली सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं सिंध से। तो सिंध भी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला से। बेतवा कहाँ से निकलती है? ये बेतवा नदी है। तो बेतवा भी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला से। और यहाँ पर एक पहाड़ी है रायसेन। रायसेन जिला है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो यहीं से रायसेन से निकलती है और बेतवा नदी 2 बड़े बांधों का निर्माण करती है। इनमें से एक है राजघाट और दूसरा है माता टीला बांध। तो दोनों के बारे में पूछा जाता है कि माता टीला बांध कहाँ पर है और राजघाट कहाँ, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये है बेतवा नदी पर बनाया गया है। और फिर ये हमीरपुर के पास क्या है? यमुना में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी भी विंध्य पर्वतमाला से ही निकलती है और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है। कहाँ से? सतना। और यहीं पर क्या स्थित है? कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो यहीं से ये नदी निकलती है और केन आगे बांदा होते हुए, बांदा कहाँ पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश में। तो बांदा होते हुए कहाँ, यमुना में आके मिल जाती हैं। बांदा में एक मजबूत किला है जिसे किसने बनवाया था, चंदेल शासक, और इस किले का नाम है कालिंजर का किला। और दोस्तों ये भारत का सबसे मजबूत किला है। कौन सा, कालिंजर का किला। और ये कालिंजर का किला सबसे मजबूत किला माना जाता है। और इसे किसने बनाया था, चंदेल शासक डंग ने बनवाया था, ढंग से बनवाया था, डंग कह सकते हैं। तो कालिंजर का किला कहाँ है, बांदा में पड़ता है। और ओरछा और छपरा, ओरछा बेतवा नदी के किनारे पड़ते हैं। उसके बाद गंगा की बाएं तरफ की नदियों में यमुना के बारे में समाप्त होता है। और भी छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में कोई विशेष हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इतनी छोटी कि उन्हें चर्चा करना बेकार है। वह स्थानीय लोकल नदियां पड़ जाती हैं जिसके बारे में हम यूपी विशेष में बताएंगे, यहाँ पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वतमाला है विंध्य पर्वत के दक्षिण में, और यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है अमरकंटक। इसका क्या नाम है, अमरकंटक। और अमरकंटक के पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। और सोन नदी यहाँ से निकलकर ये पटना के पास सोनपुर में क्या है, गंगा में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है, सोन नदी। जबकि अमरकंटक से पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, और ये नर्मदा कहाँ की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ। तो इसे अभी हम यहाँ पे बात नहीं करते, क्योंकि हम बात किसके कर रहे हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो जब अमरकंटक यहाँ से निकलती है और ये पूर्व दिशा में बहती हुई सोन नदी के रूप में कहाँ, गंगा में, पटना में गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी, रिहंद नदी। तो इस तरीके से एक नदी रांची के पठार से निकलती है और इसका नाम है दामोदर। और दामोदर की जो सहायक नदी है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से। ये रांची का पठार है, रांची का पठार। और यहीं से इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराक। और ये आगे जाके किस में मिल जाती है, गंगा, हुगली में मिल जाती है, और या कह सकते हैं गंगा में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है, और फिर कोलकाता हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं गंगा के बाएं तट की जो नदियां हैं वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। अब आप इसमें कितने क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कम से कम मान के चलिएगा कि आपके 200-250 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राम गंगा। तो राम गंगा नदी उत्तराखंड के, थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, उत्तराखंड के गैरसेन की पहाड़ियों से, यहाँ पर है गैरसेन क्षेत्र है, जिला है, और यहीं पर है गढ़वाल की पहाड़ियाँ। और गढ़वाल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। और रामगंगा मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद यानी मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे, मुरादाबाद होते हुए कहाँ मिल जाती है, कन्नौज के पास। और कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, महोदय नगर कहा जाता है इसको, महोदय नगर। तो कन्नौज के बारे में फिर आगे हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये गंगा के बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी है जिसका नाम क्या है, रामगंगा। उसके बाद अगली जो नदी है वो है गोमती नदी। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत से निकलकर पीलीभीत, अभी
पीलीभीत से निकलती है और ये नदी लखनऊ आती है और इस नदी का नाम क्या है? गोमती। लखनऊ के बाद ये सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी के आगे गंगा में मिल जाती है और इसका नाम क्या है? गोमती नदी। प्रश्न पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी। किस तट की सहायक नदी है? तो बाएं तट की सहायक नदी है। कहाँ, किस शहर से होकर जाती है? तो लखनऊ शहर से, लखनऊ के बीच से होकर जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश से निकलती है। अगली नदी है काली नदी। और काली नदी कहाँ से निकलती है? ये इसका नाम है, एक तरफ उत्तराखंड है, दूसरी तरफ नेपाल, अर्थात नेपाल और उत्तराखंड की सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी। काली नदी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है और इसे यहाँ पर चाय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शारदा नदी। काली नदी को या शारदा नदी कहा जाता है और यही आगे चल के क्या कहलाती है? शारदा कहलाते हैं। कौन सी? ये काली नदी क्या कहलाती है? शारदा नदी। नेपाल में इस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये नदी आगे आके किसमें? घाघरा में मिल जाती है। ये शारदा नदी। और शारदा नदी के में एक स्थल है बनबसा, और बनबसा से कौन सा नहर निकाला गया है? शारदा नहर निकाला गया है। शारदा नहर निकाला गया है। तो शारदा नहर जो निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया है? बनबसा एक प्लेस है, जब यूपी विशेष पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर देंगे। और यहाँ नदी बनबसा के पास निकल के फिर आगे ये घाघरा में मिल जाती है और घाघरा के बाद फिर ये छपरा है, छपरा में जाके ये मिल जाते हैं। अब देखते हैं घाघरा नदी कहाँ निकलती है। ये यहाँ पे देखिए लखनऊ हो गया, थोड़ा सा जगह के अभाव में ये हम यहाँ पे ले जा रहे हैं बाराबंकी। और यहाँ से नेपाल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। दरअसल में ये एक शब्द है घाघरा। चूँकि घाघरा जब चलती है तो महिलाएं जब घाघरा पहनती हैं और चलती हैं पहन के, तो ऐसे ऐसे करके हिलोरे लेता है। और ठीक ये नदी घाघरा नदी क्या है? ऐसे हिलोरे लेती है और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? शारदा में। और शारदा से ये फिर बिहार में छपरा से मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी है गंडक नदी। और गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये भी नेपाल से निकलती है। कौन सी? गंडक। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। तो नेपाल हिमालय से निकलती है, धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत के मध्य से ये निकलती है। कहाँ से? धौलागिरी और किसके? एवरेस्ट पर्वत के मध्य से निकलती है। कौन सी? गंडक नदी। और गंडक नदी जब यहाँ से निकलती है तो ये आगे बहते हुए बिहार के चंपारण में मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। उसके बाद ये गंगा में सोनपुर के पास, यही पटना के पास सोनपुर है, यहीं पर ये मिल जाते हैं। तो ये गंडक हो गई। गंडक का जो प्राचीन नाम है वो है सदा नीरा। हालांकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां कैसे हैं? सदा नीरा नदी हैं। तो हालांकि गंडक का प्राचीन भी नाम है सदा नीरा नदी। अगली नदी है कोशी नदी। और कोशी नदी भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और दोस्तों कोशी नदी की जो विशेषता है, ये अपने साथ बहुत सारा मलबा बहा कर लाती है। कौन सी? कोशी नदी। और जब ये मलबा बहा कर लाती है तो मलबा मतलब मिट्टी कीचड़ बहा के लाती है, और जब बहा के लाती है तो नदियों की गहराई में क्या है? पड़ जाती है, बैठ जाती है। तो नदियों की गहराई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब ये नदी अगले साल बहाव
आता है तो नदी की गहराई नहीं रहती है, पानी उसमें नहीं आ पाता और फैल जाता है। और इस कारण ये देखा गया है कि नदी जो है अपने साथ, कोसी नदी अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आती है। और पता ये लगा कि जो लोग कोसी नदी से 50 किलोमीटर दूर थे, वो पता लगा इस बार कोसी नदी की बीजधारा में उनका मकान है। तो बिहार में बड़ी मात्रा में क्या करती है, त्रासदी लाते हैं। और ये त्रासदी कहीं ना कहीं क्या है, इस क्षेत्र में लोगों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और दोस्तों, ये मिट्टी जब आती है, नई कॉप मिट्टी कहलाती है। और नई कॉप मिट्टी जूट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं तो ये बर्बादी लाती है। और इस कोसी नदी को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और ये फिर आगे गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे, और तटीय कटाव के लिए जाना जाता है। ये कहा जाता है कि जो पुरिया शहर है, 200 वर्ष पहले ये पुरिया शहर के पास से होकर बहती थी, लेकिन आज पुरिया शहर से करीब 150 मीटर दूर से बहती है। तो कहने का मतलब ये नदी बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है। अंतिम लास्ट नदी है महानंदा। और महानंदा ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है, यानी पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग है और यहीं से ये निकल के आती है। इसका नाम क्या है? महानंदा। तो महानंदा पूछा गया है, उत्तर से आने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। तो ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 नाम तो केवल इसके दक्षिण से हैं। 47 48 49 50 51 52 55 55 56 57 58 60 61 62 63 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 तो ये हो गए। 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 115 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन रहे हैं। और जब इनको जोड़ जोड़ के बनाओगे तो कम से कम आपके 500 क्वेश्चन से गंगा नदी से कम नहीं तैयार होंगे। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम और अधिक से अधिक क्लास को डेवलप कर सकें। जितना ये वीडियो वायरल होगा उतनी बेहतरीन हम क्लास दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।